हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एंड अवेयर यूथ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर क्यों इंडियन रुपीस लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर्स, और ये कॉमन सिटीज़न यानी आम जनता को कैसे इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स बिगिन। इस ग्राफ को देख के हमें ये समझ आ रहा है कि कैसे इंडियन रुपीस कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट डॉलर। जैसे 1947 में एक डॉलर का वैल्यू था 4 इंडियन रुपीस, वही 1990 में ये 17 इंडियन रुपीस हो गया जब हमने एलपीजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। 2000 में एक डॉलर का वैल्यू 43 इंडियन रुपीस था, और वही जब हम 2022 का सिनेरियो देखते हैं तो ये पिक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एक डॉलर का वैल्यू 80 इंडियन रुपीस तक पहुँच गया, विच इज़ नॉट गुड। और ताजुब की बात यह है कि ऐसा केवल इंडियन रुपीस के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन एंड यूरो की वैल्यू भी कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रही है। करेंसी डेप्रिसिएशन के पीछे जो एक मेजर फैक्टर है, दैट इज़ रशिया एंड यूक्रेन वॉर। You must be thinking that how Russia-Ukraine war is leading to the depreciation of Indian rupees. रशिया ऑयल का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टू द ग्लोबल मार्केट, बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रशियन ऑयल पे सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगा दिए, और सप्लाई चेन भी डिसरप्ट हो गई है, जिसकी वजह से रशिया ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और ऑयल की इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो गई है। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसके प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं यानी इंक्रीज़ हो जाते हैं। ऑयल के प्राइस इंक्रीज़ होने से इंडियन इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ता है, क्योंकि इंडिया अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है, और अब महंगा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स चाहिए। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये है कि अगर किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे इंडियन इकोनॉमी में अभी डॉलर की डिमांड ज़्यादा है क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑयल बिल्स पे करने पड़ रहे हैं, इसलिए डॉलर्स की वैल्यू बढ़ गई है और डॉलर्स अप्रिशिएट हो गया है, वेयर एज रुपी डिप्रिशिएट हुआ है। ये तो हुई बस ऑयल की बात, बट अगर हम टोटल हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखें, यानी कि कितने गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, और कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू अदर कंट्रीज़, तो उसके लिए एक जो टर्म है जिसे बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट, और ये मेजर करता है कि हमारे टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितने। अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हम ट्रेड सरप्लस में हैं, यानी कि अब हमारे पास डॉलर्स और फॉरेन करेंसी ज़्यादा आएगी और हमारे फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज़ होंगे। बट अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने के लिए हमें डॉलर्स या फॉरेन करेंसी पे करना होता है, इसलिए हम ट्रेड डेफिसिट में हैं और हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज़ होंगे। और इंडिया का जो रीसेंट करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है 13 बिलियन डॉलर्स, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा है। मतलब कि हम ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और डॉलर्स की कमी होने के कारण वही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स कि अगर कमी होगी तो वैल्यू इंक्रीज़ होगी, इसलिए डॉलर्स अप्रिशिएट हो जाता है और रुपी डिप्रिशिएट होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ कर दिए। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो बैंक्स हैं, बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपको 9% का इंटरेस्ट रिटर्न्स देता है, और बैंक बी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट है 7%। तो ऑब्वियसली आप बैंक ए में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है। जस्ट लाइक दैट यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट, यूएस फेड बैंक अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करता है तो जो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले थे या इंडिया में इन्वेस्ट कर चुके हैं, जिसे हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, अब वो अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके यूएस में करेंगे। तो जो फॉरेन करेंसी इंडिया में आने वाली थी वो अब दूसरी कंट्री में चली जाएगी, जिसके कारण हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिक्रीज़ हो जाएंगे, और डॉलर डिक्रीज़ होने के वजह से फिर से डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। और इस साल 30 बिलियन डॉलर्स जो इंडिया आने वाले थे वो इंडिया नहीं आएंगे, क्योंकि वो पुल आउट कर लिए गए हैं इक्विटी मार्केट से। तो अब देख लेते हैं कि इसका कॉमन सिटीज़न पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इससे सबसे पहले होगा ये कि इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे। वो मान लेते हैं एक कंपनी है ए, जो कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और कार मैन्युफैक्चर करने के लिए उसे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। रॉ मटेरियल जैसे कि टायर,
वो बाहर से इंपोर्ट करती है। और पहले वो मान लेते हैं कि एक टायर $10 का इंपोर्ट करती थी, जिसके लिए उसे 730 रुपीज़ पे करने पड़ते थे, क्योंकि $1 की वैल्यू थी 73 रुपीज़। बट अब $1 की वैल्यू हो गई है 80 रुपीज़, मतलब अब उसे कितना पे करना पड़ेगा एक टायर खरीदने के लिए? 800 रुपीज़। अब वो खुद थोड़ी पे करेगी, वो तो ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट में ऐड कर देगी। तो जो फिनिश्ड गुड्स यानी कि कार बनेगी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और अब वो फिनिश्ड गुड्स कंज्यूमर को महंगा मिलेगा। अल्टीमेटली इसे बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन यानी कि होता है ऐसी महंगाई जो आपने बाहर से इम्पोर्ट की है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंक्रीज्ड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, यानी कि महंगा ऑयल इंपोर्ट करने से अब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे कोई भी कमोडिटीज़ पे, और ऐसे ही आती है इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जो आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगी। सपोज़ आपने वीट मंगाया है पंजाब से महाराष्ट्र, तो वीट का खुद का प्राइस तो होता ही है, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगते हैं वो भी ऐड होता है टोटल कॉस्ट में, और ये सारा कॉस्ट जो है भरना पड़ता है एक कंज्यूमर यानी कस्टमर को। और महंगा हो सकता है आपका ट्रैवल करना टू द फॉरेन एंड फॉरेन एजुकेशन भी। बट करेंसी डिप्रिसिएशन का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में देखने मिलता है वो हमेशा ये है कि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि अब जो है फॉरेनर्स को कम पैसे देने पड़ेंगे अगर इंडिया से उन्हें कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, इसलिए एक्सपोर्ट पर फ़ायदा होगा। बट ग्लोबल मार्केट में डिमांड अभी वीक है और ग्लोबल स्लो डाउन प्रिडिक्ट किया जा रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है कि लॉन्ग रन में इंडिया के एक्सपोर्ट्स इम्प्रूव होंगे। तो अब देख लेते हैं आखिर करेंसी डिप्रिसिएशन का सॉल्यूशन क्या है। तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म और दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि अब आरबीआई करेंसी स्वैप करेगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब डॉलर्स सेल करेगा मार्केट में, क्योंकि मार्केट में डॉलर्स की कमी है, और उसे स्वैप यानी एक्सचेंज करेगा रुपीज़ से। तो इससे होगा ये कि मार्केट में जो डॉलर्स की कमी हुई थी वो पूरी हो जाएगी और धीरे धीरे करेंसी स्टेबल हो जाएगी। और अब अगर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन देखते हैं तो वो हम दो तरीके से देखते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे यानी आप क्या कर सकते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट कर सकती है। इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़े गोल्ड पे इन्वेस्ट करना कम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस साल का गोल्ड इंपोर्ट देखते हैं तो वो जाता है टोटल $46.14 बिलियन, विच इज़ ह्यूज, और जो कि 33% ज़्यादा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और हमें गोल्ड इंपोर्ट करना बहुत महंगा पड़ता है। और आप क्या कर सकते हैं, और आप ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप जब कोई भी व्हीकल परचेज़ करने के लिए जाएं तो देखें कि क्या उसका इलेक्ट्रिक फॉर्म अवेलेबल है। अगर है तो प्लीज़ गो फॉर इट, क्योंकि हम जितना जल्दी फ्यूल से स्विच करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे उतना ज़्यादा हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए और हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करे, इंडिया को थोड़ा ज़्यादा स्किल्ड बनाए, और इतना बनाए ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग ना सही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की असेंबली तो इंडिया में कर ही सकें, ताकि हम उसको एक्सपोर्ट कर सकें और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो रिड्यूस हो। So, if you like the content, do not miss to hit the like, share and subscribe button. Thank you.